क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह करने वाला इंसान एक बार खुद को दुनिया का सबसे कमजोर और अकेला इंसान मानता था? एडमंड हिलेरी। यह नाम आज इतिहास की उन चंद किताबों में लिखा है जिन्हें हर कोई जानता है, लेकिन इस नाम के पीछे जो इंसान था उसकी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। यह कहानी उस लड़के की है जो बचपन में इतना डरा सहमा और अकेला था कि उसे अपनी ही परछाई से डर लगता था। यह कहानी उस आदमी की है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पर कदम रखा, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर लड़ी। और यह कहानी उस बूढ़े इंसान की है जिसने अपनी पत्नी और बेटी को एक ही पल में खो दिया और फिर पहाड़ों के पास जाकर अपनी खोई हुई रूह को ढूंढा। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस बचपन से जिसके बारे में एडमंड हिलेरी ने खुद कहा, मैं एक अकेला कमजोर लड़का था। 1919 में न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव तुआकाऊ में जन्मा यह लड़का दुनिया की नजर में कुछ खास नहीं था। छोटा कद, पतला दुबला शरीर और अंदर एक ऐसी शर्म जो उसे लोगों से बात करने तक नहीं देती थी। स्कूल में वह उन बच्चों में से था जिन्हें कोई याद नहीं रखता, कोई दोस्त नहीं, कोई खासियत नहीं, बस एक चुप चुप सा लड़का जो किताबों में खोया रहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे घर और स्कूल दोनों जगह बहुत ज्यादा शारीरिक दंड सहना पड़ा। उसके पिता पर्सिवल हिलेरी एक सख्त अनुशासन प्रेमी इंसान थे। वह अपने बेटे को पीटते थे और एडमंड को ये सजाएं न सिर्फ दर्द देती थीं बल्कि उसे अपमानित भी करती थीं। एक बच्चा जो पिता के हाथों पीटा जाता है, स्कूल में सजा पाता है और उसके पास कोई दोस्त नहीं है, वह क्या कर सकता है? वह या तो टूट जाता है या वह अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर लेता है कि दुनिया उसे फिर कभी नीचे नहीं देख पाती। एडमंड ने दूसरा रास्ता चुना और इस रास्ते की शुरुआत हुई मधुमक्खियों के साथ। हाँ, वही एडमंड हिलेरी जिसने एवरेस्ट फतह किया, वह असल जिंदगी में एक मधुमक्खी पालक था। सोचिए, जिस आदमी को बचपन में कोई ताकत नहीं थी, जो हर जगह कमजोर लगता था, वही आदमी छत्तों के बीच खड़ा होकर हजारों मधुमक्खियों को संभालता था। मधुमक्खी पालन का काम बेहद मेहनत का था। भारी बक्से उठाना, धुआं करना, शहद निकालना, और इस काम ने उसके दुबले पतले शरीर को ऐसी ताकत दी जो उसे बाद में पहाड़ों पर काम आने वाली थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी लंबाई 6 फुट 5 इंच हो गई। वह अब अपनी उम्र के बच्चों से लंबा था, लेकिन असली ताकत उसके अंदर आ चुकी थी। वह ताकत जो मधुमक्खियों के साथ काम करते करते बनी थी। 1935 में एडमंड की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। स्कूल की एक ट्रिप पर वह माउंट रुआपेहू गया, न्यूजीलैंड के दक्षिणी आल्प्स में एक बर्फ से ढका पहाड़। उसने पहली बार बर्फ देखी, पहली बार बर्फ पर स्कीइंग की। उसने बाद में लिखा, मैं घर लौटा तो धूप, ठंड और बर्फ के लिए एक अजीब सी आग मेरे अंदर जल रही थी। वह आग कभी नहीं बुझी। उसी साल उसने बॉक्सिंग सीखी और धीरे धीरे वह लड़का जो कभी खुद को कमजोर मानता था, अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प पैदा कर रहा था। 1939 में उसने अपनी पहली बड़ी चढ़ाई की, माउंट ओलिवर, करीब 1933 मीटर ऊंचा। उसने उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन कहा। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है। एडमंड हिलेरी ने पहाड़ों को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह ताकतवर था। उसने पहाड़ों को इसलिए चुना क्योंकि वह कमजोर था और वह बदलना चाहता था। पहाड़ उसके लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं थे, वह उसकी पहचान थे, वह उसका आत्मविश्वास थे। वह जगह थी जहां वह खुद को साबित कर सकता था, खुद को और उस दुनिया को जिसने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। और फिर 1952 आया। एडमंड हिलेरी उस समय तक एक अनुभवी पर्वतारोही बन चुका था। उसने न्यूजीलैंड की कई चोटियां फतह कर ली थीं। उसने दूसरे विश्व युद्ध में रॉयल न्यूजीलैंड एयर फोर्स में नेविगेटर के रूप में सेवा की थी और एक नाव दुर्घटना में उसके शरीर पर इतने गंभीर जलने के निशान आए थे कि उसे घर भेज दिया गया। लेकिन वह रुका नहीं। 1951 में वह एवरेस्ट की ब्रिटिश रिकॉनिसांस अभियान का हिस्सा था और 1952 में उसे चो ओयू, दुनिया की छठी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का मौका मिला। वह असफल रहा। कोई रास्ता नहीं मिला। बर्फ की दीवारों ने रोक दिया। सप्लाई चेन टूट गई। वह 6800 मीटर पर रुक गया और जब वह वापस लौटा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्र 33 साल हो चुकी थी और उसके पास अब शायद एक ही मौका बचा था।
लेकिन एडमंड हिलेरी ने कभी भी असफलता को अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनने दिया। इसके ठीक 1 साल बाद 29 मई 1953 उसने इतिहास रच दिया। वह और तेंजिंग नोर्गे दुनिया के सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़े थे। लेकिन यह कहानी छोटी पर नहीं खत्म होती, क्योंकि असली पीड़ा अभी बाकी थी। साल था 1975। एडमंड हिलेरी की उम्र 55 साल की हो चुकी थी। एवरेस्ट फतह करने के बाद उसने अपनी जिंदगी हिमालय के लोगों को समर्पित कर दी थी। वह नेपाल में स्कूल, अस्पताल और हवाई पट्टियां बनवा रहा था, शेरपा समुदाय के लिए, जिन्होंने उसे वह छोटी दी थी। उसे लगा कि उसने जीवन का हर संभव सुख पा लिया है। एक प्यारी पत्नी लुईस, 3 बच्चे पीटर, सारा और बेलिंडा, एक नाम जो दुनिया जानती थी, और एक मकसद, हिमालय में लोगों की सेवा। लेकिन जीवन को किसी ने नहीं बताया कि वह सबसे बड़ा धोखा कब देगा। 31 मार्च 1975 की सुबह, काठमांडू का हवाई अड्डा। लुईस और बेलिंडा, उसकी 16 साल की छोटी बेटी, एक छोटे विमान में सवार हुई। वह दोनों हिलेरी से मिलने जा रही थीं, जो पास के एक गांव में काम कर रहा था। विमान ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में वह आसमान से गायब हो गया। विमान काठमांडू के पास एक पहाड़ी से टकरा गया। सभी यात्री मारे गए, लुईस और बेलिंडा दोनों। जब यह खबर एडमंड हिलेरी तक पहुंची तो उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा। वह उस दुर्घटना स्थल पर गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी के शरीर के अवशेषों को अपने हाथों से खोजा। उसने बाद में किसी मित्र को लिखा, मुझे नहीं पता था कि इतना दर्द हो सकता है। मुझे लगा कि मेरा दिल रुक गया है। और उसी दिन एडमंड हिलेरी का एक हिस्सा हमेशा के लिए मर गया। वह न्यूजीलैंड लौटा तो वहां खालीपन था, बस 4 दीवारें और अंदर एक आदमी जो सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जब वह आंखें बंद करता तो उसे बेलिंडा की हंसी सुनाई देती, लुईस का हाथ महसूस होता, और जब वह आंखें खोलता तो वहां कुछ नहीं होता। उसने पहली बार शराब का सहारा लिया, पहली बार नींद की गोलियां लेनी शुरू की। दिन में तो वह दुनिया के सामने मजबूत दिखता। वह सर एडमंड था, वह एवरेस्ट वाले बूढ़े थे। लेकिन रात में जब दरवाजे बंद हो जाते थे तो वह आदमी टूट जाता था। उसने 5 साल तक यह जीवन जिया, अंदर से मृत, बाहर से जीवित। 5 साल शराब, गोलियां और एक खालीपन जो उसे निगल रहा था। लेकिन यहीं पर एडमंड हिलेरी की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब आपने अपना सब कुछ खो दिया हो तो आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं। या तो आप पूरी तरह डूब जाएं, या फिर आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको लगे कि आप अभी भी जीवित हैं। 1977 में, 5 साल बाद, एडमंड हिलेरी ने एक अभियान का ऐलान किया। इसका नाम था ओशन टू स्काई। बंगाल की खाड़ी से लेकर एवरेस्ट की तलहटी तक 3000 किलोमीटर की एक असंभव यात्रा। किसी ने इसे पहले कभी नहीं किया था। नदियों पर नाव, कीचड़ भरे जंगल, बर्फीली नदियां, सब कुछ। जब उनसे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं तो हिलेरी ने बहुत शांति से कहा, मैं अपनी आत्मा को बचाने जा रहा हूं। शायद यह दुनिया की सबसे सच्ची बात है जो किसी इंसान ने कही हो। वह पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं जा रहा था, वह खुद को ढूंढने जा रहा था, क्योंकि वह आदमी जो 5 साल पहले एवरेस्ट पर खड़ा था अब खुद को नहीं पहचान पा रहा था। अभियान शुरू हुआ। पहली बाधा, सुंदरबन का जंगल। वहां जहरीले सांप, मगरमच्छ और इतनी नमी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। हिलेरी की नाव पलट गई, उसका सारा सामान गीला हो गया, लेकिन वह चलता रहा। उसके साथी बीमार पड़े, कुछ ने अभियान छोड़ा, लेकिन हिलेरी रुका। फिर आई नेपाल की पहाड़ियां, पतली हवा, खड़ी चढ़ाई और बर्फ। और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचने वाला था तो वहीं पुरानी बीमारी उसे घेरने लगी, सेरिब्रल एडिमा, दिमाग में पानी भरना। उसे चक्कर आने लगे, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। वही बीमारी जो 1961 में मकालू अभियान पर उसे लगभग मार चुकी थी, वही बीमारी अब फिर लौट आई थी। आप सोचिए, एक 58 साल का आदमी जिसने अपनी पत्नी और बेटी खो दी है, 5 साल से शराब और गोलियों में डूबा है, और अब उसका दिमाग उसे बता रहा है कि रुक जा, यहां मर जाएगा। वह क्या करता है? हिलेरी ने अपनी टीम को कहा, मुझे ऑक्सीजन दो, बस इतनी कि मैं चलता रहूं। और वह चलता रहा। क्यों? क्योंकि दर्द उसे जीवित महसूस करा रहा था। शारीरिक दर्द उसके मानसिक दर्द से बहुत छोटा था। पहाड़ों पर ठंड लगती थी, लेकिन अंदर की ठंड से कम। उसके पैर जख्मी थे, लेकिन दिल के जख्म से कम।
जब वह चलता था, जब वह चढ़ता था, जब वह संघर्ष करता था, तो उसे लगता था कि वह अभी भी जीवित है। उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि वह किसी रिकॉर्ड के लिए ऐसा कर रहा है या किसी नाम के लिए। वह बस अपनी रूह को बचा रहा था और इसके लिए वह अपनी आखिरी सांस तक चढ़ता रहता। और वह सफल हुआ। ओशन टू स्काई अभियान पूरा हुआ। जब वह आखिरी बिंदु पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। 5 साल बाद कोई असली मुस्कान। उसने बाद में लिखा, मैंने बहुत दूर तक यात्रा की। मैंने जंगल, नदियां, बर्फ और ठंड देखी, लेकिन सबसे बड़ी यात्रा जो मैंने की वह अंदर की यात्रा थी, उस अंधेरे से बाहर जिसमें मैं 5 साल से फंसा था। हिलेरी का यह अभियान सिर्फ एक भौगोलिक उपलब्धि नहीं थी, यह एक मानसिक पुनर्जन्म था। इसने उसे दिखाया कि जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपको नए सिरे से शुरू करने का अधिकार होता है, चाहे आपकी उम्र 58 हो, चाहे आपका दिल टूटा हो, चाहे आपकी सेहत खराब हो। पहाड़ों ने उसे दोबारा जीना सिखाया। उसने शराब और गोलियां छोड़ी। उसने फिर से काम करना शुरू किया। वह दोबारा नेपाल गया, दोबारा स्कूल बनाए। उसने हिमालय में अस्पताल खोले। उसने शेरपा बच्चों के लिए 27 स्कूल बनाए, उन बच्चों के लिए जिनके पिता उसके साथ पहाड़ों पर चढ़ते थे। उसने अपना दुख अपनी सेवा में बदल दिया। लेकिन यहां सबसे गहरी बात है, हिलेरी ने कभी यह नहीं कहा कि उसका दर्द खत्म हो गया। उसने बस यह स्वीकार किया कि दर्द उसके साथ रहेगा, लेकिन वह उस दर्द से परिभाषित नहीं होगा। वह मानता था कि लुइस और बेलिंडा की मौत उसके दिल में एक छेद है, लेकिन उस छेद के आसपास उसने एक नया जीवन बना लिया था। ओशन टू स्काई अभियान के बाद एडमंड हिलेरी ने अपनी बाकी की जिंदगी हिमालय के लोगों को दे दी। वह हर साल नेपाल आता, स्कूलों की छतों की मरम्मत करता, अस्पतालों में दवाइयां पहुंचाता और उन बच्चों को गले लगाता जिनके पिता उसके साथ पहाड़ों पर मर गए थे। उसने कभी दोबारा शादी नहीं की। उसने कहा, एक बार जब तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वह अपने बड़े बेटे पीटर और बेटी सारा के साथ रहा और उसने अपनी मृत बेटी बेलिंडा की याद में एक फाउंडेशन बनाया ताकि उसकी मौत किसी और बच्चे की जिंदगी बचा सके। 11 जनवरी 2008 को 88 साल की उम्र में एडमंड हिलेरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जब वह मरा तो उसके सीने पर एक पहाड़ी नक्शा रखा गया था और उसके बगल में एक मधुमक्खी का छत्ता। उसकी 2 पहचानें, एक जो दुनिया ने बनाई और एक जो उसने खुद बनाई। न्यूजीलैंड ने उसे राजकीय सम्मान दिया और नेपाल ने उसके नाम पर एक पर्वत शिखर का नाम रखा, लेकिन असली सम्मान वह गांवों में मिला जहां बच्चे उसे हिलेरी बाबा कहकर पुकारते थे। तो यह है एडमंड हिलेरी की कहानी। एक लड़का जो कमजोर था, अकेला था, पिटता था और हारता था। एक आदमी जिसने दुनिया जीती, फिर अपना सब कुछ खोया और फिर 5 साल तक शराब और अंधेरे में डूबा रहा। और फिर एक बूढ़ा इंसान जिसने तय किया कि वह अपनी रूह को बचाएगा, चाहे उसे फिर से बीमारी झेलनी पड़े, चाहे उसे दोबारा अकेले पहाड़ों पर मरना पड़े। अगर आज आप उस कमरे में बैठे हैं जहां आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, अगर आपको लगता है कि अब उठने की ताकत नहीं है, तो याद रखिए कि एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट पर वो दिन नहीं जीता था जब वह ताकतवर था। उसने वो दिन तब जीता था जब वह सबसे कमजोर था। उसने तब चढ़ाई की जब उसे लगा कि वह नहीं कर सकता। उसने तब पहाड़ों को चुना जब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। इसलिए अगर आज आप रुके हुए हैं तो रुकिए मत, क्योंकि हिलेरी ने सिखाया, तुम्हें चोटी पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस चलना शुरू करना है। एक कदम, बस एक कदम, और फिर देखना पहाड़ खुद तुम्हारे पास आएंगे या तुम उन तक पहुंच जाओगे। लेकिन चलना मत रोकना, क्योंकि जब तुम चलते हो तो दर्द साथ होता है, लेकिन वह दर्द तुम्हें बताता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, और जिंदा होना किसी भी चोटी पर पहुंचने से ज्यादा बड़ी जीत है।